वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश कर दिया। हालांकि यह बजट एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहा जा सकता है, लेकिन टैक्स पेयर्स को बजट से एक उम्मीद होती है कि शायद कुछ टैक्स के रेट्स में कुछ बदलाव होंगे या फिर कुछ ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जिससे उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम पड़े। लेकिन इस बार बजट में ऐसी कोई ज्यादा घोषणाएं नहीं हुई। तो आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो बदलाव किए गए हैं थोड़े बहुत, उनका आप पर क्या असर पड़ेगा और क्या है उनके फाइन प्रिंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से बजट में जो भी घोषणाएं हुई उनके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहली बात यह है कि म्यूचुअल फंड या शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है और पहले यह डिविडेंड जो था, इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था। लेकिन आपको याद होगा लास्ट बजट में यह घोषणा की गई थी कि डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उसकी जगह जो डिविडेंड मिलेगा उस पर टैक्स पेयर को खुद टैक्स चुकाना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इनकम होती है उस पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एडवांस टैक्स के रूप में टैक्स चुकाना होता है। यदि आप एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उस टैक्स की राशि पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इसे एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पे करना होता है। यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन इस बार बजट में यह डिक्लेयर किया गया है कि अब डिविडेंड पर एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आप इस पर सिंपली पूरे साल में जितना भी डिविडेंड मिलेगा उस पर सेल्फ असेसमेंट के रूप में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद भी आप उस पर पूरा टैक्स भर सकते हैं। तो यह सिर्फ इसके लिए किया गया है क्योंकि डिविडेंड जो है वो गारंटीड नहीं होता है और यह पता नहीं होता है कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। तो उस पर एडवांस टैक्स किसी भी अमाउंट पर पे करना हो, किसी भी इनकम पर पे करना हो, तो वो एक अनुमान के मुताबिक पे किया जाता है, जो कि डिविडेंड के मामले में थोड़ा मुश्किल था। इसके लिए सिर्फ ये निर्णय लिया गया है कि आपको इस पर एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स नहीं पे करना है या फिर आपका डिविडेंड जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। नहीं, आपको टैक्स पे करना है, लेकिन आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। आपको एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप उस पर पे कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही आप पे कर दें, जब पूरे साल का आपको डिविडेंड मिल गया हो। दूसरी बात, 75 साल या उससे अधिक आयु वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें अब अपना आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनकी आमदनी सिर्फ पेंशन से हो और इंटरेस्ट से हो। उसके अलावा कोई भी उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक क्लॉज और भी है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनका बैंक में एक अकाउंट है, मान लीजिए, जिसमें उनकी पेंशन आती है, उसके अलावा किसी दूसरे बैंक में उनका कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी हम बात कर रहे हैं कि 75 ईयर्स या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं और उनकी पेंशन के अलावा और ब्याज के रूप में होने वाली इनकम के अलावा दूसरी कोई इनकम नहीं है, पर ध्यान रहे उनका किसी दूसरे बैंक में, उस बैंक को छोड़कर जिसमें उनकी पेंशन आती है, वहां बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, तभी वो इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। यदि उनका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट होता है तो फिर उनको अपना आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा, जैसे किसी और दूसरे टैक्स पेयर को आईटीआर फाइल करना होता है। सीनियर सिटीजन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, 75 ईयर्स एंड अबव, उनको आईटीआर फाइल ना भी करना पड़े, बट इसका मतलब यह नहीं कि उनको टैक्स नहीं पे करना है। उनका टैक्स यदि टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो वो भी कटेगा, और यदि उन्हें टैक्स पे करने के लिए आता है तो उन्हें टैक्स भी पे करना है। ये सिर्फ सुविधा इसके लिए है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे होते हैं जिन्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि इनकम उस दायरे में आ जाती है जिसकी वजह से रिटर्न फाइल करना पड़ रहा था, तो ये थोड़ी सुविधा है। पर मुझे पता नहीं कि कितने लोग इसका सच में बेनिफिट ले पाएंगे सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए।
अब यहां पर यूलिप में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए थोड़ा सा निराशा वाली बात है। क्या होता है कि यूलिप में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बस एक कंडीशन है कि आपका जो डेथ बेनिफिट है पॉलिसी के अंदर सम एश्योर्ड है वो मिनिमम 10 टाइम होना चाहिए प्रीमियम का। जो एनुअल प्रीमियम भरते हैं, जो साल में पूरा प्रीमियम भरते हैं, उसका 10 गुना या उससे अधिक का लाइफ कवर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में यूलिप से जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है वो पूरा टैक्स फ्री होता है। लेकिन इस बजट में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वो बदलाव यह है, यदि आपका प्रीमियम 2.5 लाख से अधिक का है, इस साल में आप 2.5 लाख से अधिक का प्रीमियम यूलिप के लिए पे करते हैं, तो अब आपका मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो टैक्स फ्री नहीं होगा। वो एक कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट होगा। जिस तरह से आप मान लीजिए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर आपको कैपिटल गेन होता है, इसी तरह से यूलिप में भी यदि आपका प्रॉफिट होता है तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो अब ये जो प्रॉफिट है वो टैक्स फ्री नहीं होगा, बल्कि उस पर कैपिटल गेन टैक्स के रूप में आपको टैक्स चुकाना होगा। लेकिन डेथ के केस में जो प्रोसीड्स मिलेगा, जो डेथ बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, वो अभी भी टैक्स फ्री रहेगा, आप कितना भी प्रीमियम पे कर रहे हो। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये कंडीशन जो है, ये अगर आपकी बहुत सारी यूलिप मिलाकर टोटल जो प्रीमियम है वो 2,50,000 से अधिक हो जाता है, तब भी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। यानी कि जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है सभी यूलिप्स का मिलाकर वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ उन पॉलिसी पर एप्लीकेबल होगा जो 1 फरवरी 2021 के बाद ली जाएंगी। उससे पहले की यदि आपकी एग्जिस्टिंग यूलिप आपके पास हैं तो उसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। नौकरी पेशा लोग जो होते हैं उनकी सैलरी से ईपीएफ के रूप में कंट्रीब्यूशन जाता है, यानी कि 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और 12% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा एम्प्लॉय के पास यह भी चॉइस होती है कि वो इस 12% के बियॉन्ड भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसको हम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो वीपीएफ के रूप में बियॉन्ड 12% भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब अच्छी बात यहां पर यह थी कि टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी आप करें, जो कि आपके बेसिक सैलरी का 100% भी हो सकता है, तो यदि आप उस अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं और जैसा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो विड्रॉल होता है, आपकी मिनिमम 5 ईयर की मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो एक कंडीशन होती है, तो उसमें जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन इस बार बजट में थोड़ा सा यहां पर बदलाव किया गया है। अब यह कंडीशन है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक का यदि आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो जो अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर का है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा अब वो आपके लिए टैक्स फ्री नहीं होगा, उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। यानी कि जो भी इंटरेस्ट के रूप में आमदनी होगी उस अमाउंट पर, जो कि 2.5 लाख के ऊपर का आपका कंट्रीब्यूशन है, ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ना कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यदि 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो जो ऊपर का अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एम्प्लॉय की इनकम में जुड़ जाएगा और जिस रेट पर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं उस रेट से आपको टैक्स पे करना होगा। लेकिन दोस्तों यहां भी आपको यदि बताऊं तो आप यदि एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह के, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। और आज की डेट में यदि मैं कंपेयर करूं आपके पीएफ को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो एफडी हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, ईपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे अधिक है।
तो यदि आपको उस पर टैक्स भी पे करना पड़ता है उसके बाद भी स्कीम अट्रैक्टिव है। बट यस, ये बात बताना बहुत जरूरी है कि यहां पर जो बदलाव हुआ है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। और उदाहरण की अगर बात करूं तो यदि आपका कंट्रीब्यूशन साल में 3.5 लाख रुपए का होता है तो 2.5 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर जो ब्याज मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो ऊपर का 1 लाख रुपया आपने कंट्रीब्यूट किया है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वही सिर्फ आपकी इनकम में जुड़ेगा टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स में एक असेसमेंट का प्रोविजन होता है, यानी कि असेसमेंट ऑफिसर इनकम टैक्स असेसी के डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकता है अगर उनको शक होता है कि कहीं पर टैक्स इवेजन किया गया है या रैंडम स्क्रूटनी भी होती है। इसके लिए अगर 50 लाख से कम का असेसमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो उस केस में जो टाइम लिमिट थी वो अभी तक 6 साल की, यानी कि 6 साल तक असेसमेंट ऑफिसर कभी भी डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, यानी कि असेसमेंट रीओपन हो सकता है। लेकिन अब इस अवधि को घटाकर 3 साल कर दिया है, यानी कि जिस ईयर में असेसमेंट हुआ है उसके बाद 6 साल की जगह अब 3 साल ही इसकी अवधि रखी गई है, यानी कि यदि असेसमेंट रीओपन करना है तो 3 साल के अंदर करना है। पर ध्यान रहे, यदि असेसमेंट ऑफिसर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जहां पर यह तय हो जाता है कि कहीं पर टैक्स का इवेजन किया गया और अमाउंट 50 लाख के बियॉन्ड है, तो उस केस में अभी भी वो जो अवधि है वो 10 साल की है। तो इसका फायदा मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनको इस बात की वैसे भी चिंता नहीं रहती है कि असेसमेंट खुले या ना खुले, क्योंकि अगर ऑनेस्टली टैक्स पे किया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सुविधा की हम बात करें तो डेफिनेटली आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लंबे समय तक रखने होते थे, लेकिन अब आपको 3 साल के बाद, क्योंकि असेसमेंट रीओपन नहीं होगा, तो ये थोड़ी सी एक सुविधा आपको यहां पर मिल रही है। होम लोन पर आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर आपको टैक्स में छूट मिलती है, और ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं इसमें जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है अंडर सेक्शन 24B, यानी कि 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट जो होता है वो एज अ लॉस आप किसी दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ कर लेते हैं तो आपको रिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 80EEA उसमें कुछ कंडीशन है, यानी कि अफोर्डेबल हाउस के लिए लोन लिया गया हो, ये जो लोन है ये उस घर पर लिया गया हो जिस घर की कीमत 45 लाख से अधिक ना हो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से, और जो टैक्स पेयर है जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन उसके पास इस घर के अलावा, जिसके लिए अब लोन लिया गया है, उसके अलावा कोई दूसरा घर ना हो। और ये जो घर है इसका साइज 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर, जिस शहर में आप घर ले रहे हैं वो मेट्रो में है तो फिर वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है, और दूसरे शहरों में 90 स्क्वायर मीटर से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये 2 लाख का जो बेनिफिट आप लेते हैं अंडर सेक्शन 24B, उसके अलावा अंडर सेक्शन 80EEA 1.5 लाख रुपए का एडिशनल डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। और ये जो बेनिफिट है ये एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है, जो 31 मार्च 2021 को एंड होने जा रहा था, लेकिन अब बजट में यह घोषणा कर दी गई है कि यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक एप्लीकेबल रहेगी। यानी कि यदि आप 31 मार्च 2021 के बाद भी लोन लेते हैं और जो मैंने कंडीशन बताई उन कंडीशन को पूरा कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 24B में जो 2 लाख का डिडक्शन मिलता है उसके अलावा 1.5 लाख का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन साथ ही ध्यान रहे कि आपने कभी भी ना तो 80EEA में और इसके पहले सेक्शन 80EE हुआ करता था जिसमें 50,000 रुपीज का डिडक्शन अलाउड था, उसमें भी बेनिफिट ना लिया हो।
तो जब भी आप बजट की जो घोषणाएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं तो उसके फाइन प्रिंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जो इस बजट में पेश की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।